करनौल लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा हार गए, पर उन्हें ये हार पच नहीं रही। इसीलिए वो चुनाव आयोग में भी ईवीएम चेक करने के लिए शिकायत दे चुके थे। पानीपत में ईवीएम चेक भी हुई, लेकिन करनाल में ईवीएम चेक होने से पहले ही वो संतुष्ट नजर आए और ईवीएम वापस चली गई। दरअसल आज 2 ईवीएम दोबारा चेक होनी थी, क्योंकि चुनाव आयोग में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने शिकायत डाली थी। पर दिव्यांशु जिन बिंदुओं पर ईवीएम चेक करवाना चाहते हैं उस पर चुनाव आयोग चेक नहीं कर सकता, इसीलिए ईवीएम मशीन चली गई। अब दिव्यांशु का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दिया है। और इससे अच्छा है कि आप इन मशीनों को दोबारा से ट्रेजरी में सेफली रखवाएं, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट की माध्यम से हम ये मशीनों को चेक कराया जाए तब उस समय हम ये सारी चीजें दोबारा से चेक करवाएं। एक तो सिंबल लोड था, एक टाइम और जो है डेट था, और इसके अलावा 1 मिनट में ज्यादा वोट डले 3 की बजाय, आपका ऐसा मानना है? जी जी जी। कुछ और बात, क्या आपकी हार आप मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हुई है? देखिए, आज तक मैंने कभी ईवीएम के ऊपर बात नहीं करी। आज चुनाव को नतीजा लगभग 2 महीने हो जाएंगे। मैंने चुनाव के नतीजे आते ही कहा था कि मैं वर्डिक्ट स्वीकार करता हूँ और उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। लेकिन मैंने बाकायदा गाइडलाइन के तहत ये प्रोसेस फॉलो किया। आज जब इलेक्शन कमीशन ये चीज़ें मना कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के सामने आके ये बात करूं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से क्यों भाग रहा है। एक जो मन में बात थी आज खुल के आ गई, लोगों के सामने ये बात आ गई। एक डाउट लोगों के मन में क्रिएट हो रहा है कि क्यों इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से भाग रहा है, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर आज बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। बहुत कि तब तक ये 4 ईवीएम सुरक्षित रखी जाए। उनका कहना है कि दाल में कुछ काला है। दिव्यांशु ने कहा, मैं खुद इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि किस तरह से गड़बड़ हो सकती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी और पहली बार इस पर चेकिंग के आदेश भी दिए गए। मेरे तीनों पॉइंटों पर ईवीएम को चेक नहीं किया गया, जिसमें 1 पॉइंट टाइम और डेट को लेकर था, 1 पॉइंट सिंबल को लेकर था और 1 पॉइंट टाइम ड्यूरेशन को लेकर था, जो दिव्यांशु चेक करवाना चाहते थे। लेकिन खाना पूर्ति के तौर पे आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंदर जो है कार्रवाई की गई। मैंने 3 रिटर्न रिक्वेस्ट दी थी, क्योंकि ये टेक्निकल काम है और मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर हूँ। इन चिप्स के साथ कैसे छेड़छाड़ होती है, प्रोग्रामिंग में कैसे छेड़छाड़ होती है, मैं बखूबी समझता हूँ। लोगों के सामने एक मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि जिस प्रोसेस के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिस ईवीएम के ऊपर हम विश्वास करते हैं, लोगों के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट लगाई थी और आज बड़ा ही दुखी मन से बात कह रहा हूँ कि 3 चीज़ें जब मैंने इनके सामने रखी तो इनके हाथ पांव फूल गए। क्या क्या 3 चीज़ें? पहली चीज़ मैंने इनके सामने रखी, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि अगर मशीन के अंदर कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई प्रोग्रामिंग हुई है, तो वो प्रोग्रामिंग पोलिंग के दिन के लिए हुई होगी। जो आप समझते हैं, अगर वोट में कोई गड़बड़ है तो मशीन में प्रोग्रामिंग हुई होगी उस दिन के हिसाब से। और ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर कभी भी डेट और टाइम चेंज हो सकता है। मैंने कहा अगर आप मुझे कुछ आज वोट डाल के चेक कराना चाह रहे हैं, बेसिकली आज का प्रोसेस था कि आप 50 वोट कांग्रेस को डालें और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करें। मैंने कहा मैं करूंगा, लेकिन पहले आप इसके अंदर डेट रीसेट करके आप 25 मई की डेट डालो, जिस दिन वोटिंग एक्चुअल में हुई थी। मना कर दिया। जब उसके अंदर डेट और टाइम रीसेट हो सकता है तो क्यों इलेक्शन कमीशन इस चीज़ से भाग रहा है? ये तो बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े करता है कि क्या पता उस दिन प्रोग्रामिंग हुई हो। और ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, इसके लिए कोई पेचकस से मशीन खोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ बाकायदा बटन है जिससे आप रीसेट करके टाइम और डेट जब भी चाहें इसके अंदर रीसेट कर सकते हैं। लेकिन तो आपके हिसाब से जिस दिन चुनाव था उस दिन के लिए उसके अंदर गड़बड़ी हुई? एब्सोल्युटली 100%। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो पोलिंग के दिन ही हुई होगी। ना वो मॉक पोल में दिखेगी, ना वो बाद में दिखेगी। वो पोलिंग के दिन स्पेसिफिक कुछ टाइम होता है, कुछ आवर्स होते हैं जिसके दौरान ये चीज़ें होती हैं। ऐसा हमें कई जगह से सुनने में आया, इसीलिए हमने इनसे कहा कि आप टाइम और डेट हमारे हिसाब से सेट कीजिए, और वो सेट कर सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने दिल्ली अपने आकाओं से बात करी तो दिल्ली में बैठे इनके आकाओं ने वो मना कर दिया। दूसरी बात आपने क्या डाली? दूसरी चीज़ हमने इनसे डाली, मशीन को नॉमिनेशन और पोलिंग के बीच में एक बार टच किया जाता है। वो टच किया जाता है सिंबल लोडिंग मशीन से। वीवीपैट में सिंबल लोड होते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। मैंने कहा आप इसके अंदर सिंबल वही लोड कीजिए जो आपने पोलिंग के दौरान, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे बसपा का है। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस बीजेपी वाला जो सिंबल का प्रोग्राम था वो लोड नहीं करेंगे, हम इसके अंदर अल्फा बीटा गामा सिंबल आज के लोड करेंगे। ये भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होता है।
अगर मशीन को उस दौरान एक बार टच किया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़ा होता है कि उसी दौरान मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन वो इनके पास मशीनें आज भी हैं, सिंबल लोडिंग मशीन, और वो प्रोग्राम भी है इनके पास, लेकिन उसको लोड करने से मना कर रहे हैं। एक डेट टाइम, दूसरा सिंबल, तीसरा मैंने इनसे बात करी, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 2 वोट के बीच का अंतराल 20 सेकंड से कम नहीं हो सकता, मतलब 1 मिनट में 3 वोट डल सकती है। और कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट स्लिप निकलती है जिसमें बाकायदा ये होता है कि कौन सी वोट कितने सेकंड पर डली। अगर 1 मिनट में 3 से ज़्यादा वोट डल रही है, इसका मतलब कोई ना छेड़खानी हुई है। मैंने इनसे कहा आप इसके अंदर रिजल्ट स्लिप निकाल के दीजिए, जो टेक्निकली पॉसिबल है। मना कर दिया। ये तीनों रिक्वेस्ट टेक्निकल पॉइंट पे मैंने रेज करी और ये तीनों रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लाइन कर दी, डिनाई कर दी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ये कोई करनाल का विषय नहीं है, ना ये हरियाणा का विषय है। जो सवाल बार बार पूरे देश में उठता है ईवीएम के ऊपर, ईवीएम की फेयरनेस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, आज इलेक्शन कमीशन खुद ये चीज़ों से भाग रहा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ये गाइडलाइन जारी हुई है। हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ कि इलेक्शन के बाद कभी मशीनें चेक हो जाएं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और उसके बाद ये इन्होंने गाइडलाइन जारी करी। मैंने फीस भरी है, 2 लाख रुपए फीस भरी है। यहाँ कोई चाय पकौड़े खाने के लिए तो फीस नहीं भरी। मैंने कहा कि आप इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे टेक्निकली सेटिस्फाई कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी करी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये है कि यू हैव टू सेटिस्फाई द कैंडिडेट। और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं हुए संतुष्ट, हमने मशीनें ही नहीं चेक करी। जब इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्शन कमीशन और प्रशासन तैयार नहीं है तो वहाँ मशीनों को खुलवाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी कि जिन मशीनों की हमने चेकिंग की रिक्वेस्ट डाली है, आप उन सभी मशीनों को दोबारा से ट्रेजरी में रखवाएं, प्रिजर्व जगह में रखवाएं, क्योंकि अगर अब इलेक्शन कमीशन हमें न्याय नहीं दे रहा तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि उनकी दोबारा चेकिंग होनी चाहिए और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट 100% इसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि जो प्रोग्राम इसके अंदर लोड होता है उसकी भी कहीं ना कहीं फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, और अब इसको लेकर हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? आज आप आए थे, कितनी देर लगाई, क्या कुछ देखने को मिला? बेल इंजीनियर्स के साथ हमारी बात हुई, डीसी साहब की मौजूदगी में बात हुई। उनसे हमने ये तीनों पॉइंट्स वर्बली रेज किए। उन्होंने इन तीनों पॉइंट्स पे जब दिल्ली बात करी तो उनको तीनों पॉइंट्स पे उन्हें मना कर दिया गया। तो मैंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को डाली है कि अगर आप ये तीनों पॉइंट पे तैयार हैं तो हम चेकिंग एंड वेरिफिकेशन कराएंगे, अदरवाइज मैं मशीन को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। और इससे अच्छा है कि आप इन मशीनों को दोबारा से ट्रेजरी में सेफली रखवाएं, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट की माध्यम से हम ये मशीनों को चेक कराया जाए तब उस समय हम ये सारी चीजें दोबारा से चेक करें। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उनके सामने मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के प्रत्याशी थे, और चुनाव में हार के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा ने 4 ईवीएम को दोबारा चेक करने की अपील चुनाव आयोग से की थी, जिसमें 2 मशीन पानीपत की थी और 2 करनाल की। देखना होगा कि जब वो अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आगे क्या होता है।